हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे ईआर के बारे में एंड गोल्जी बॉडी के बारे में। ओके, ईआर में भी स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर आता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के अंदर ये ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। एग्रेनुलर मीन्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वहाँ पे राइबोसोम बाइंड रहेंगे उसके साथ में, तो वो ग्रेन्यूल्स जैसे राइबोसोम्स शो होते हैं, तो उसे ग्रेनुलर ईआर हम बोलेंगे। लेकिन इसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, तो ये स्मूथ सरफेस होती है उनकी, तो एग्रेनुलर ईआर हम उसे बोलते हैं। इसमें यहाँ पे ट्यूब्यूल्स आर मोर डेवलप, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्ना, दो टाइप की। तो यहाँ पे यहाँ पे दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक सेल है एंड सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के पास में यहाँ पे ईआर होती है कुछ इस प्रकार से। ओके, इस ईआर में भी ये एक तो इस प्रकार की ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसी सिस्टर्ना की स्ट्रक्चर होती है। अगेन ट्यूब्यूल और सिस्टर्ना, ठीक है। तो ये सिस्टर्ना की स्ट्रक्चर है, सिस्टर्ना। ओके, तो सिस्टर्ना वाले जो पार्ट होता है वहाँ पे राइबोसोम्स ज़्यादा अटैच रहते हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है वो सिस्टर्ना वाला पार्ट है वो डेवलप रहता है। लेकिन ये जो ट्यूब्यूल्स वाला जो पार्ट है वो वाला है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला होता है मोस्टली। ये यहाँ पे अगर इसके फंक्शन की बात करें, सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स अकर। मेम्ब्रेन की जो लिपिड्स है लाइक ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स है। ओके, वो सब स्मूथ ईआर में ही है वो बनती है, सिंथेसिस होती है उनके। और जो सीरेमाइड मीन्स स्विंगोसिन की जो बैकबोन उसके ऊपर है वो फॉस्फोलिपिड्स अगर जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे है वो उसको सीरेमाइड बोलते हैं। ओके, जैसे ग्लिसरॉल होता है उसके ऊपर फैटी एसिड जुड़ी रहती है, वैसे ही जो स्पिंगोसिन की एक 18 कार्बन की बैकबोन होती है तो उसके ऊपर अगर फॉस्फोलिपिड्स है वो जुड़ी होती है, उसे वो सीरेमाइड्स है वो बोलते हैं। स्पिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स होती है सीरेमाइड है वो। स्पिंगोसिन पे फैटी एसिड जुड़ते ही है वो सीरेमाइड वहाँ पे बोलते हैं उसे। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस भी देखने को मिलती है स्मूथ ईआर में। अगर हम बात करें डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जिनोबायोटिक्स, तो वो भी यहाँ पे है वो देखने को मिलता है स्मूथ ईआर में। ओके, जिनोबायोटिक्स फॉरेन पार्टिकल्स लाइक प्लांट्स वगैरह में भी होते हैं, स्टोरेज किए जाते हैं और डिटॉक्सिफाई किए जाते हैं उनको, ठीक है। तो फॉरेन कंपाउंड्स होते हैं एंड टॉक्सिक होते हैं, नॉन पोलर होते हैं जिनोबायोटिक्स, तो उनको पोलर में कन्वर्ट किया जाता है एंड बाहर यूरिन के थ्रू है वो बाहर वो किया जाता है। एनिमल्स में लाइक अगर जिनोबायोटिक्स आ गए हैं फॉरेन कंपाउंड जो कि टॉक्सिक होते हैं, जो कि नॉन पोलर होते हैं, तो उनको यहाँ पे है वो पोलर में कन्वर्ट किया जाता है स्मूथ ईआर में, और देन है वो ब्लड के थ्रू ये किडनी के अंदर जाके यूरिन के साथ में वो उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। स्मूथ ईआर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस वो होता है जो कि अदर देन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से अगर हमें ग्लूकोज बनाना होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मीन्स न्यू सोर्स से है वो ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। जैसे कि एलानिन है, अगेन कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कुछ न कुछ यहाँ पे एमिनो एसिड है, तो यहाँ पे एमिनो एसिड से है वो यहाँ पे पायरुवेट बना, पायरुवेट से देन है वो अगेन रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस वाली जो प्रोसेस है वो वहाँ पे हुई और उससे है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। तो यहाँ पे अदर देन कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे ग्लूकोज हमें बन रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस उसी प्रोसेस को बोलते हैं। तो ये स्मूथ ईआर में है वो चलता है। तो काफ़ी हमने फंक्शन देखे स्मूथ ईआर के, ठीक है।
और लीवर सेल, लीवर के अंदर जो सेल्स होती है हिपेटोसाइट सेल्स, किडनी सेल्स है, इंटेस्टाइन जो होती है अपनी उसके अंदर सेल्स है, वहाँ पे है वो स्मूथ ईआर में GLUT7 का है वो ट्रांसपोर्टर होता है, जिससे वो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट भी है वो यहाँ पे है वो ईआर से है वो देखने को मिलता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट GLUT7 की वजह से यहाँ पे GLUT7 ईआर पे होता है लीवर और किडनी और इंटेस्टाइन की सेल में। ओके, देन अगर हम बात करें स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल्स आर कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स, क्या वहाँ पे कैल्शियम चैनल है वो देखने को मिलता है। तो उसको वहाँ पे है वो जो मसल सेल्स होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह रिलैक्सेशन जिन मसल्स में होता है, मेनली जो मसल सेल्स होती है वहाँ पे ईआर, वहाँ वाली जो ईआर है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, न कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम चैनल्स बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैल्शियम चैनल बहुत सारे हैं, ठीक है। और लाइगेंड गेटेड वोल्टेज आयन चैनल्स भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बिकॉज वहाँ पे क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है, मायोसिन वगैरह है तो उनको कैल्शियम की ज़रूरत रहती है। तो कैल्शियम के स्टोरेज के लिए, क्योंकि मसल सेल है उनको कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, तो वहाँ पे कैल्शियम ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं स्टोरेज के लिए। ईआर में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मसल सेल्स की ईआर में है वो कैल्शियम स्टोर रहता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन में है वो कभी भी यूज़ में लिया जा सके, ठीक है। फिर अभी ईआर के बाद में अगर हम बात करें ईआर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, और वहाँ पे फोल्डिंग भी देखने को मिलती है ईआर में, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वहाँ पे प्रोटीन की फोल्डिंग देखने को मिलती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही है वो प्रोटीन जब बनता है ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन के साथ में भी है वो को ट्रांसलेशनली वहाँ पे है वो ईआर के अंदर प्रोटीन है वो आता है। और प्रोटीन ईआर के अंदर आने के बाद में जो प्रोटीन की पर्टिकुलर फंक्शनल फोल्डिंग है वो टर्शरी फोल्डिंग या फिर हम बोले सेकेंडरी फोल्डिंग, वो सारी वहाँ पे है वो ईआर के अंदर ही होती है, ओके। सो यहाँ पे अगर हम बात करें लाइक ये एक ईआर है, ओके। सो यहाँ पे ये राइबोसोम है, ओके। राइबोसोम से एमआरएनए अटैच है, ओके। एंड इस एमआरएनए से यहाँ पे ये टीआरएनए यहाँ पे एमिनो एसिड बनाता जा रहा है, प्रोटीन बनाता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एसआरपी कुछ रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे तो जिससे है वो कुछ स्कैफोल्ड प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसको अनफोल्डेड रखते हैं, कुछ अंदर की तरफ बीआईपी जैसे कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि इसको अंदर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे सीक्वेंसेस होते हैं लाइक लाइसिन रिच सीक्वेंसेस है जो यहाँ पे ईआर के अंदर इसको ले आते हैं। सो ईआर के अंदर ये प्रोटीन बनता हुआ यहाँ पे आ रहा है, और ईआर के अंदर जब पूरा आ जाता है तो वहाँ पे इसकी प्रोटीन की यहाँ पे फोल्डिंग होती है। वो यहाँ पे लाइक अल्फ़ा हेलिक्स में जाना है तो वो अल्फ़ा हेलिक्स की फोल्डिंग यहाँ पे होती है, ओके। देन बीटा सीट है, इसके साथ में बीटा सीट जुड़ी हुई है, तो वो सारी प्रोटीन की फोल्डिंग यहाँ पे ईआर में देखने को मिलती है। और जो यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन भी है वो यहाँ पे देखने को मिलता है ईआर के अंदर, ओके। तो यहाँ पे एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट होता है, जो एमिनो एसिड में जो लाइक नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप होता है वहाँ पे है वो कार्बोहाइड्रेट्स वो जोड़ा जाता है इसमें, ग्लाइकोसाइलेशन उसे बोलते हैं। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ओके। यहाँ पे लाइक वो 3 ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स को जोड़ा जाता है, 9 मेनोज को जोड़ा जाता है, ठीक है। एंड ऐसे ही नेग मॉलिक्यूल्स को जोड़ा जाता है, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पे है वो जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक ग्लूकोज को हटाया जाता है, हटाने के बाद में प्रोटीन फोल्डिंग होती है उसकी। प्रोटीन फोल्डिंग में अगर इनकरेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग है तो उसको ईआर एसोसिएटेड डिग्रेडेशन कराया जाता है, उसका वापस से प्रोटीन को डिग्रेड कराया जाता है, ओके। या फिर वापस से शुरू वाली प्रोसेस में है वो भेजा जाता है, एक ग्लूकोज ऐड करके यूडीपी ग्लाइकोसाइलेशन करके वापस से इसकी करेक्ट फोल्डिंग की जाती है। और जैसे ही फोल्डिंग इसकी करेक्ट हो जाती है ये ईआर से चला जाता है, प्रोटीन फोल्डेड हुआ यहाँ पे कोप यहाँ पे 2 से है वो यहाँ पे चला जाता है गोल्जी के अंदर,
ओके, गोल्जी के अंदर चला जाता है और वापस से गोल्जी से वापस से ईआर में भेजा जाता है, अगर कोप 1 के थ्रू यहाँ पे वापस से ईआर के अंदर भी वो आ सकता है। लेकिन अगेन उस प्रोटीन को है वो भेजा जाता है ईआर से गोल्जी के अंदर। ओके, जहाँ पे गोल्जी के अंदर होता है इसका एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कंप्लीशन होता है, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है। तो काफ़ी सारी प्रोसेस है वो यहाँ पे लाइक 6 नंबर पे है वो मेनोज भी जोड़ा जाता है, वो सब है वो गोल्जी में होता है। लेकिन ये हमने बात की ईआर की, ठीक है। तो ईआर के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये तो स्मूथ था, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन सिंथेसिस चलती है और अंदर की तरफ प्रोटीन फोल्डिंग वगैरह ये सब है वो चलता रहता है। देन अभी है वो लाइक गोल्जी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे गोल्जी अपरेटस की अगर हम बात करें तो अगर प्लांट में अगर हम बात करें, इसको हम डिक्टाइसोम बोलते हैं, सोम्स। ओके, सो इट इज़ मेड अप ऑफ सिस्टर्ना, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। तो 3 पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, अभी हम बात करेंगे इनके बारे में। और फंक्शंस की बात करने के पहले यहाँ पे अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, सो यहाँ पे कुछ बहुत सारी इसमें स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है। लाइक वो ईआर के बाद में यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे आता है सिस्टर्ना वाला जो पार्ट, जो जिसे हम बोलते हैं सिस गोल्जी नेटवर्क। ओके, सो सबसे पहला यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपार्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पे है वो 6 गोल्जी नेटवर्क आता है। ओके, सो उसके बाद में यहाँ पे है वो दूसरा यहाँ पे कंपार्टमेंट आता है, यहाँ पे बीच में ट्यूब्यूल्स आती है, ये सिस्टर्ना, अगेन दूसरी सिस्टर्ना। अगेन देखो इसमें है वो दूसरा यहाँ पे सिस्टर्ना है, सिस सिस्टर्ना उसको हम बोलते हैं। ओके, पहला सिस गोल्जी नेटवर्क, दूसरा सिस सिस्टर्ना। ओके, एंड देन अगेन ट्यूब्यूल्स, देन एक सिस्टर्ना और आती है जिसे हम बोलते हैं मीडियल सिस्टर्ना। ओके, so medial cisterna। ओके, medial cisterna। देन यहाँ पे अगेन वो एक आती है ट्यूब्यूल्स। देन जो सिस्टर्ना आती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांस सिस्टर्ना। ओके, देन है वो आती है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोटीन आया था ईआर से यहाँ पे जो कोप या लाइक कोप 2 की सहायता से यहाँ पे कुछ प्रोटीन यहाँ पे आया था गोल्जी के अंदर, सिस गोल्जी नेटवर्क में वो सबसे पहले वो प्रोटीन आता है। ओके, यहाँ पे इस सिस गोल्जी नेटवर्क में इसके अंदर है वो फॉस्फेट ऐड किया जाता है। ओके, सो सबसे पहले काम यहाँ पे इसका होता है फॉस्फेट ऐड करना। तो यहाँ पे सिस सिस्टर्ना में यहाँ पे फॉस्फेट को ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये आता है सिस सिस्टर्ना में, नेक्स्ट वाली सिस्टर्ना में। तो वो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है वो एक वेसिकल में पैक होके भी यहाँ पे है वो आ सकता है दूसरे सिस्टर्ना के अंदर, लाइक जंप करके। ओके, तो यहाँ पे ये 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट। ये एक वेसिकल हो गया, यहाँ पे सिस्टर्ना है और ट्यूब्यूल्स है। तो इस टाइप से हम वो 3 बात बोलते हैं। फिर ये जो प्रोटीन जब सिस सिस्टर्ना में जब आ जाता है तो यहाँ पे मेनोज का रिमूवल प्रोसेस देखने को मिलता है। इसमें मेनोज का रिमूवल देखने को मिलता है। यहाँ पे जब प्रोटीन आ जाता है, इस प्रोटीन पे क्योंकि हमने पहले देखा था ईआर में भी है वो इसके ऊपर है वो ग्लाइकोसाइलेशन होता है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। उस ग्लाइकोसाइलेशन में ग्लूकोज भी ऐड होता है, मेनोज भी बहुत सारे 9 मेनोज ऐड होते हैं। तो उनमें से वो कुछ मेनोज यहाँ पे है वो रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो सिस सिस्टर्ना है वहाँ पे मेनोज को रिमूव किया जाता है। ओके, मेनोज है उसको वो रिमूव किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये प्रोटीन अगेन है वो किस में आ जाएगा, मीडियन सिस्टर्ना में आ जाएगा। मीडियन सिस्टर्ना में यहाँ पे है वो एन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन, यहाँ पे है वो 2 मॉलिक्यूल ऐड किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नेग मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाएगा, 2 नेग मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे मीडियन सिस्टर्ना में इसमें है वो मॉडिफिकेशन के थ्रू ऐड किया जाता है। देन ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पे ट्रांस सिस्टर्ना में। ट्रांस सिस्टर्ना में यहाँ पे लाइक ग्लैक्टोज के 2 मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं, प्लस में यहाँ पे वो मेनोज में भी यहाँ पे सॉरी जो एन ए जो मॉलिक्यूल्स होता है
एन एसिटाइल न्यूरोमिक लाइक एसिड है, तो वो उसको भी है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐड किया जाता है ट्रांस सिस्टर्ना में। ओके, वो हम कंप्लीट हम देखेंगे कितने मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ कितने जुड़ते हैं, ठीक है, कितने रिमूव होते हैं। तो यहाँ पे फिर आता है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ओके, इसमें इस ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में मेन यहाँ पे है वो वेसिकल में ये पैक होता है, सल्फेक्टोन है वो यहाँ पे ऐड होता है, यहाँ पे सल्फेक्टोन ऐड किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट वाली जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में जब ये प्रोटीन आ जाता है तो यहीं पे मेन इसकी वेसिकल में पैक किया जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ वाली जो लेयर है, यहाँ वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में इस प्रोटीन को, लास्ट वाले प्रोटीन को किया जाता है पैक वेसिकल में। ओके, और वेसिकल में पैक करने के बाद में इस वेसिकल के चारों तरफ ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में क्लेथ्रिन की कोटिंग की जाती है। जब किसी प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना होता है वेसिकल में पैक करके, उस वेसिकल के चारों तरफ क्लेथ्रिन की कोटिंग की जाती है। इसी के साथ में कोटिंग के साथ में यहाँ पे प्रोटीन्स को है वो ऐड किया जाता है, एपी नाम के प्रोटीन्स को। ओके, तो वो प्रोटीन कौन सा है, AP1 है, AP2 है, AP3 है, वो उसके अकॉर्डिंग है वो पता लगता है कि ये वेसिकल में पैक जो प्रोटीन है वो उसको कहाँ पे ले जाना है। ओके, सो लाइक AP अगर 2 है तो उसको है वो मेम्ब्रेन के ऊपर फ्यूज़ किया जाता है, AP1 है तो उसका एंडोसाइटोसिस किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोटीन्स के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे प्रोटीन्स है वो यहाँ पे जोड़ा जाता है। ओके, कुछ रेब नाम के प्रोटीन्स को भी जोड़ा जाता है फ्यूज़न के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़न के। यहाँ पे है वो टी स्नेर है वो जोड़ा जाता है इस वेसिकल के ऊपर, सॉरी वी स्नेर है वो यहाँ पे जोड़ा जाता है, वेसिकल स्नेर प्रोटीन। ओके, वेसिकल स्नेर प्रोटीन यहाँ पे है वो जोड़ा जाता है। और टी स्नेर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। मान लो ये कोई सेल है, सेल की ये आउटर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे पहले से ही वो टी स्नेर रहता है, टारगेट स्नेर प्रोटीन। ओके, तो अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इस वेसिकल को फ्यूज़ कराना है, इस प्रोटीन वाली वेसिकल्स को, तो इसके ऊपर है वो वी स्नेर होता है जो कि गोल्जी नेटवर्क से ही है वो बन के यहाँ पे वो आता है। तो ये वी स्नेर है इस टी स्नेर के साथ में अटैच हो जाता है और अटैच होके ये जो वेसिकल है इसके साथ में फ्यूज़ हो जाती है। ओके, तो ये सब है वो प्रोसेस है वो चलता है। बाकी अभी कुछ फंक्शंस की बात करें तो गोल्जी की यहाँ पे और लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन देखने को मिलता है सीरीन और थ्रियोनिन एमिनो एसिड पे। सीरीन और थ्रियोनिन एमिनो एसिड पे यहाँ पे ग्रुप होता है ऑक्सीजन, वहाँ पे है वो ग्लाइकोसाइलेशन कार्बोहाइड्रेट जोड़ा जाता है। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन शुरू हुआ था ER में हमने देखा था, लेकिन उसका कंप्लीशन यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन का उसका यहाँ पे गोल्जी एपरेटस में हो रहा है, क्योंकि हमने देख रहे हैं गोल्जी में कहीं पे मेनोज रिमूव हो रहा है, कहीं पे नए मॉलिक्यूल्स को जोड़ा जा रहा है। तो जो यहाँ पे है वो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। थर्ड थिंग अगर हम देखें सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ओके, एंड स्पिंगोलिपिड्स। सो ग्लाइकोलिपिड्स लिपिड्स के ऊपर अगर कार्बोहाइड्रेट्स हो लाइक सीरेमाइड्स है, सीरेमाइड्स हमने देखा स्पिंगोसिन की फॉस्फोलिपिड्स की स्पिंगोसिन की बैकबोन थी, वहाँ पे फैटी एसिड थी, उसे सीरेमाइड्स बोल रहे हैं। उसके ऊपर अगर फॉस्फोकोलिन ग्रुप जोड़ दें, फॉस्फेट और कोलिन ग्रुप, तो उसे स्पिंगोमाइलिन बोलते हैं। जो कि स्पिंगोमाइलिन जो कि अपनी जो न्यूरॉन सेल्स है, न्यूरॉन्स सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्पिंगोमाइलिन काफ़ी हाई क्वांटिटी में देखने को मिलती है। तो वो सारी है वो यहाँ पे स्पिंगोमाइलिन है वो बनती है गोल्जी में। एंड जो सीरेमाइड्स है उसके ऊपर यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स अगर जोड़ दे तो हमने देखा था अगेन सेरेब्रोसाइड्स उसे बोलते हैं। जो सीरेमाइड्स है, सीरेमाइड मतलब जो स्पिंगोसिन की 18 कार्बन की बैकबोन होती है उसके ऊपर एक फैटी एसिड की टेल जोड़ देते हैं, उसे सीरेमाइड बोलते हैं। और उसी सीरेमाइड पे अगर हम लाइक मोनोसेकेराइड जोड़ दें, ओके, एक कार्बोहाइड्रेट की यूनिट जोड़ दें, तो वहाँ पे उसे सेरेब्रोसाइड बोलते हैं। वहीं पे अगर हम एक से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की यूनिट जोड़ते हैं तो उसे ग्लोबोसाइड बोलते हैं या फिर गैंग्लियोसाइड्स बोलते हैं। ओके, लाइक सियालिक एसिड है। ओके, तो वो अगर एक है तो लाइक GM1 है, 2 है तो वो GM2 है, 3 है तो GM3 है, तो वो अलग अलग गैंग्लियोसाइड्स होती है। प्लांट्स में अगर हम बात करें
जो हेमीसेलुलोज और पेक्टिन होते हैं, सेल वॉल कंपोजिशन, वहाँ पे वो उनकी सिंथेसिस गोल्जी में ही है, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। गोल्जी बॉडी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सॉर्टिंग। ओके, सो प्रोटीन सॉर्टिंग ही हम देख रहे हैं। अगेन प्रोटीन आ रहा है गोल्जी में, अगेन उस पर वो ये कार्बो या फिर ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है, ठीक है। और तो वहाँ पे प्रोटीन सॉर्टिंग में भी कहीं ना कहीं है, ये गोल्जी है वो कोप 2 से आ रहा है, अगर वापस से ईआर में भेजना है तो वो कोप 1 के थ्रू है वो वापस से ईआर में चला जाता है। तो प्रोटीन सॉर्टिंग भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलती है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सिग्नल प्रोटीन विल बी टारगेटेड टू स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स। ये सही बात है, डिपेंडिंग अपॉन द, यहाँ पे अगर KDEL है या KDEL मतलब लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड एंड ल्यूसिन का अगर सीक्वेंस है तो यहाँ पे वो लगातार ये KDEL का सीक्वेंस है तो वो टारगेट किया जाएगा ER के ल्यूमन में, वो वाला प्रोटीन ER के ल्यूमन में जाएगा। यहाँ पे अगर लाइसिन रिच सीक्वेंसेस है यहाँ पे कार्बोक्सिल टर्मिनल की साइड में प्रोटीन में, तो वो वहाँ पे टारगेट किया जाएगा प्रोटीन ER की मेम्ब्रेन के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर वो प्रोटीन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। लाइक गोल्जी बॉडी में लास्ट में जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में यहाँ पे जो पैकेजिंग हुई थी वेसिकल्स की, तो उसमें जो प्रोटीन है उसमें अगर सीक्वेंस KDEL का है तो वो अगेन वापस से ER के ल्यूमन में जाएगा, या फिर लाइसिन का है तो वहाँ पे वो ER की मेम्ब्रेन पे जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे वो देखने को मिलता है। मेनो 6 फॉस्फेट है तो वो लाइसोसोम पे है, वो यहाँ पे जाता है, लाइसोसोम में जाता है मेनो 6 फॉस्फेट यहाँ पे। लाइक NPXY मीन्स लाइक N मतलब होता है लाइक एस्पार्जिन, P मतलब होता है प्रोलिन, तो एस्पार्जिन प्रोलिन का सीक्वेंस है तो वो यहाँ पे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाता है। तो काफ़ी सारे जो रिसेप्टर, जितने भी रिसेप्टर होते हैं तो इसके ऊपर NPXY का सीक्वेंस होता है। NPXY, N मतलब एस्पार्जिन, P मतलब प्रोलिन, X मतलब कोई भी एमिनो एसिड हो सकता है, Y मतलब होता है टायरोसिन। तो एस्पार्जिन, प्रोलिन, एक्स एंड टायरोसिन का कोई भी सीक्वेंस होता है एमिनो एसिड का तो वो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रिसेप्टर्स होता है ना, जो कि लाइक कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे है वो रिसेप्टर जो होता है उसके ऊपर NPXY होता है। तो वहाँ पे मोस्टली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है NPXY होता है, क्योंकि उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अंदर बन के, सेल के अंदर बन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर टारगेट होने के लिए उसके ऊपर ये सीक्वेंस चाहिए एमिनो एसिड का। और अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ एक्रोसोम प्रेजेंट इन स्पर्म। ओके, स्पर्म में जो एक्रोसोम होता है हेड पे, जो कि एग में है वो पाथवे बनाता है उसके स्पर्म के न्यूक्लियस को जाने के लिए, जो ना पेल्यूसिडाइल लेयर को डिग्रेड करता है। तो वो एक्रोसोम एंजाइम जो होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, तो वो सारे वो उनका सिंथेसिस ये यहाँ पे गोल्जी नेटवर्क में वो देखने को मिलता है। ओके, सो ये यहाँ पे वो आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वो ER के बारे में हम देख रहे हैं। अगेन वापस से ER में आ जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ इस प्रकार से प्रोटीन के ऊपर वो जोड़ा जाता है ग्लाइकोसाइलेशन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। लाइक सबसे पहले यहाँ पे ER की मेम्ब्रेन के ऊपर ही लाइक जो यहाँ पे डेलिकोल्स जो होता है उसके ऊपर है वो फॉस्फेट ऐड करके यहाँ पे है वो धीरे धीरे है वो बाहर की साइड में ER की बाहर की मेम्ब्रेन की बाहर की साइड में डेलिकोल्स के साथ में है वो डेलिकोल्स के साथ में है वो एक यहाँ पे नेग मॉलिक्यूल्स है वो जोड़ा जाता है। फिर एक और नेग मॉलिक्यूल्स जोड़ा जाता है, 2 नेग मॉलिक्यूल्स है वो जोड़े जाते हैं। 2 नेग मॉलिक्यूल्स के ऊपर 5 मेनोज जोड़े जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। देन एट द एंड यहाँ पे 2 नेग मॉलिक्यूल्स और 5 मेनोज यहाँ पे है वो इकट्ठे हो जाते हैं बाहर की तरफ, उनको वो अंदर की तरफ फ्लिप किया जाता है। और अंदर की तरफ फ्लिप करने का काम करता है यहाँ पे अगर हम बात करें अंदर की तरफ मतलब साइटोसोल से नॉन साइटोसोल की साइड की तरफ भेजना, फ्लोपेज काम करता है ना। साइटोसोल से नॉन साइटोसोल की तरफ भेजने का काम फ्लोपेज एंजाइम करता है। तो फ्लोपेज है वो इसको फ्लिप करके यहाँ पे इस ER के ल्यूमन में इसको भेज देगा। तो ER के ल्यूमन में आप यहाँ पे देख सकते हो 2 यहाँ पे नेग मॉलिक्यूल्स है और 1 2 3 4 5 मेनोज मॉलिक्यूल्स आप देख पा रहे हो। तो ये अंदर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे इसी के साथ में 9 मेनोज अगेन 9 मेनोज टोटल आते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 4 मेनोज और बाकी बच जाते हैं। तो 4 बार यहाँ पे मेनोज भी है वो आउटसाइड से है वो यहाँ पे है वो 4 जो मेनोज मॉलिक्यूल है वो भी फ्लिप
करके इनसाइड आ जाते हैं, अंदर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे ऐड हो जाते हैं ऑन 5 मेनोज और 2 नेग मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे एट द एंड 4 कहने का मतलब 4 मेनोज मॉलिक्यूल्स और है, वो भी फ्लोपेज एंजाइम के थ्रू है, वो अंदर की तरफ फ्लिप होके यहाँ पे ये जो 2 नेग और 5 मेनोज मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर 4 मेनोज मॉलिक्यूल्स और जुड़ जाते हैं। और उसके बाद में 3 बार है वो यहाँ पे GDP ग्लूकोज भी है वो जुड़ के यहाँ पे अंदर की तरफ आके 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी जुड़ जाते हैं और वो सारे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, जो प्रोटीन है फोल्डिंग हो रहा है उसके नाइट्रोजन के ऊपर। तो सारा का सारा है वो कितना है वो हमारे पास ER के अंदर आया। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ गया है टोटल 2 यहाँ पे है वो ये नेग के मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे मेनोज के मॉलिक्यूल्स 9 मेनोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, लाइक चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां और एक और होता है 9 मेनोज मॉलिक्यूल्स होते हैं और अगेन 3 होते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। तो ये टोटल है वो इतने कार्बोहाइड्रेट है वो जुड़े जाते हैं। तो 2 नेग 9 मेनोज एंड 3 ग्लूकोज। ओके, इनमें से एक ग्लूकोज हट के यहाँ पे अगेन करेक्ट फोल्डिंग वगैरह में उसमें है वो पार्टिसिपेट करता है। और उसके बाद में जब हमने गोल्जी के बारे में बात कर रहे थे, जो गोल्जी में लास्ट में जब प्रोटीन यहाँ पे सिस गोल्जी नेटवर्क से सिस्टर्ना यहाँ पे मीडियन सिस्टर्ना एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में जब आ जाता, लास्ट में हमने बोला था कि वो वेसिकल में पैक हो जाता है और वेसिकल के चारों तरफ क्लेथरिन की कोटिंग होती है और कुछ एपी प्रोटीन्स जुड़ते हैं। उससे भी पता चलता है कहाँ पे उसको टारगेट करना होता है, कहाँ पे उसको भेजना है, मेम्ब्रेन पे भेजना है, एंडोसाइटोसिस करना है। तो और रेब प्रोटीन भी हमने देखा था। रेब प्रोटीन यहाँ पे आप कुछ वो नंबरिंग देख सकते हो कि रेब 1 एंड रेब बी अगर प्रोटीन उस वेसिकल के ऊपर है, किसी भी वेसिकल के ऊपर बहुत सारी वेसिकल्स होती है, तो वो यहाँ पे ER से गोल्जी के ऊपर है, वो यहाँ गोल्जी में है वो जाता है, इंट्रा गोल्जी ट्रांसफ़र इसको होता है। रेब सेकेंड या फिर रेब बी प्रोटीन अगर उस वेसिकल के ऊपर है तो वो यहाँ पे ER से है वो गोल्जी अगेन सेम है, वो यहाँ पे फंक्शन देखने को मिलता है। रेब 3A या फिर रेब 3A या D है तो उसका है वो एक्सोसाइटोसिस होता है, सेल से बाहर है वो वेसिकल है वो जाती है। यहाँ पे रेब 4A एंड B है तो उसका है वो एंडोसाइटोसिस देखने को मिलता है टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, रेब 5 एंड AC है तो रेब 5 हम बोल सकते हैं उसका अर्ली एंडोसोम फ्यूजन है वो देखने को मिलता है। ओके, एंड रेब 6 है तो वहाँ पे एंडोसोम जो आया है बाहर से उसका है वो उसको गोल्जी में भेजा जाता है, देन गोल्जी से है वो ER में भेजा जाता है सीक्वेंशली। रेब 7 है तो उसका लेट एंडोसोम फ्यूजन होता है लाइसोसोम के साथ में। एंड रेब 8 एंड 22 है तो वो है वो ER से है वो जाता है सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये कुछ है वो रेब प्रोटीन्स होते हैं, इसके बारे में आप याद कर भी सकते हो, आपकी इच्छा है, आपके हायर कंपटीशन एग्ज़ाम में वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने बात कर ली ER और उसके बारे में गोल्जी बॉडी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ओके, एंड इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो सेल बायो की। बाय बाय।